सभी सैनिक भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद। सैनिक भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। सैनिक भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया हूँ। एक तो है एसीपी की, एमएसीपी की, कि इस जो एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारे भूतपूर्व सैनिकों को कहाँ तक प्रभावित करेगा और जो ऑन ड्यूटी के जो सैनिक है उनके ऊपर कहाँ तक वो प्रभाव डालेगा। एक तो ये खबर है, बहुत मेन खबर है, मैं बहुत ही संक्षेप में इसको बताऊंगा। दूसरी है एक एनएफयू की खबर। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज मैंने इन्हीं बातों के ऊपर एक वीडियो लाइव किया था। तो लाइव वीडियो के ऊपर पता नहीं कितनी रिपोर्टें डाली गई है या कोई स्ट्राइक आई है, तो वो वीडियो हट गया। हटने के बाद में मेरे पास में मैसेज आया कि सर वो हट गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये रिपोर्टें कैसे होती हैं। जब आप समाज को जागरूक कर रहे हो और आपके सामने कुछ झूठी ताकतें भी खड़ी हैं, गुमराह करने, जो सैनिकों को गुमराह कर रही हैं, तो आप उनका नकाब उतार रहे हो, तो वही आदमी वो रिपोर्ट करते हैं कहाँ पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि ये वीडियो फेक है या ये आदमी फेक है। इस तरह की मतलब कोई भी रिपोर्ट लगा ले तो यूट्यूब भी उसके ऊपर, जब बहुत सारी रिपोर्टें होती तो यूट्यूब उस पर स्ट्राइक जारी कर देता है या उसके व्यू रोक देता है। ऐसा ही कुछ समय से मैं जब इनके नकाब उतारने लगा, जो सैनिकों के नाम से यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, और वो और कोई नहीं, वो सेना से रिटायर्ड या तो हवलदार हैं या कैप्टन हैं, जो टाई बेल्ट पहन के 50 रुपए की और कान में लीड लगा के आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब भ्रमित का सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूं कि जो दिसंबर महीने में है, बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, मैसेज देखे होंगे, उन्होंने तो वीडियो बना दी थी कि दिसंबर की जो पेंशन है वो अकाउंटों में सही समय पे नहीं आएगी, वो एक दो महीना लेट हो सकते हैं, स्पेस सॉफ्टवेयर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और मैंने दो वीडियो में बिल्कुल क्लियर बोला था कि आपकी जिस दिन आपकी पेंशन आती है उसी दिन आएगी, पर लोगों ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। कुछ भाइयों के मैसेज आया कि सर आप झूठ बोल रहे हो, पैसे ये पेंशन तो 2 महीने के बाद में आएगी। मैंने उनको बोला, मैं ठीक है भाई, तो 2 महीने के बाद में ले लेना, जिनको यकीन है वो दिसंबर में ले लेंगे। और दिसंबर में आपकी उनकी पेंशन आई, सभी के अकाउंट में आई। यहाँ पे ये जो गुमराह करते हैं ना, खबर को तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं और भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं, तो यूट्यूब सबसे पहले ऐसी न्यूजों को बहुत ही वायरल करता है व्यू के लिए। दूसरी बात, ये जो टाई बेल्ट है, टाई बेल्ट कौन बांधता है? किसान बांधते देखे आपने कभी? जो बॉर्डर पे जो सैनिक खड़ा है दुश्मन के सामने छाती लगा के, वो टाई बेल्ट बांध के बैठा है? नहीं यार, आप लोगों को सिंपल है, सिंपल में भी देख लेंगे। मैं नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि टाई बेल्ट से ज्यादा लोगों को गुमराह किया जा सकता है या बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो भाई मैं तो 500-700 रुपये लगेंगे, मैं वो टाई बेल्ट ले आऊंगा। अगर आप लोगों को यही लगता है तो आप कमेंट कर देना और मैं ले आऊंगा। दूसरी बात भाई, वो वीडियो वहां से हट गया तो मैं ऑफलाइन इस वीडियो को डाल रहा हूं दोबारा से कि लोगों के अंदर जागरूकता जाए। सबसे बड़ी बात भाई, इनसे बच जाओ, बल्ले बल्ले वाली खबरों से। ये गुमराह करते हैं। एक वीडियो 3 दिन पहले एक डाला गया है, सीएसडी के प्राइज लिस्ट, वो पता है कितने पे गया हुआ? 3-4 लाख आदमी फौजियों ने देखा है। अरे भाई, बिल्कुल अंधभक्तों की तरह पीछे पीछे हो लेते हो। बताओ, उस सीएसडी की लिस्ट से आपको क्या जानकारी होगी? वो तो कैंटीन में भी है। क्या कैंटीन ने आपसे जो लिस्ट जारी हुई इससे ज्यादा का ले सकती है? पैसे ज्यादा ले सकती है, ज्यादा काट सकती है, पर नहीं, ऐसी न्यूजों में जो जिसका मतलब कोई काम भी नहीं है। भाई मैं यूट्यूबियों के पीछे क्यों लगे हुए? क्योंकि ये गुमराह कर रही है जवानों को। अभी कोई मेरे से पूछे कि आप लोग, भाई मैं तो बहुत सारे चैनल मैंने खोल लिए, बहुत सारे सस्पेंड हो गए, बहुत सारे के व्यू रुक गए, और हो सकता है कि ये भी एक आधा दिन में ये चैनल डिसेबल हो जाए। तो आप मेरे को ढूंढो, तो आप मेरे को कपिल फौजी के नाम से यूट्यूब पे फिर सर्च कर लेना, मैं दूसरा चैनल फिर लेके आ जाऊंगा। मेरा काम है जागरूकता करना, ना कि यहाँ से यूट्यूब से पैसा लेना। आज तक ये अंतोले बोझ नीचे बैठा हूँ, आज तक मेरी जेब में 1 पैसा नहीं आया यूट्यूब की तरफ से। अगर मैं चाहता तो इस चैनल को आज 9 साल हो लिया, तो इसको मैं लाखों में भी कर सकता था, पर नहीं। यहाँ पे सच्चाई की आवाज उठानी है और जो सच है वो बताना है। इसलिए बहुत सारी तो इंटेलिजेंस भी है, वो भी पीछे पीछे चलती, वो भी बहुत सारी रिपोर्टें मारती है मेरे नाम की। तो भाई मैं अपनी बात पे आऊं, ऐसे आदमियों से जब तक आप नहीं बचोगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। दूसरी बात, बहुत सारे सैनिक भाई बोलते हैं कि आपकी वीडियो लंबे होते हैं। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ, मैं नौजवानों के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं जो मेरे जो व्यू हैं
या मैं जो देखता हूं अंदर जाके, वो सब बुजुर्ग है 65 साल से अबाव उन तक मैं अपना वीडियो पहुंचाता हूं नॉर्मल भाषा में, जिससे हम मेरे बुजुर्ग और मैं उनका भाई बच्चा, हम दोनों आपस में अपनी चर्चा कर रहे हैं कि ये चीजें। मैं अपनी बात पे आऊं तो सबसे पहले भाई जो 3 जनवरी को आपने अखबारों में देखा होगा बड़ी बड़ी हेडलाइनों में कि रेगुलर प्रमोशन से इनकार करने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का हक नहीं। MACP के ऊपर ये जजमेंट आया है। ये जजमेंट किन कर्मचारियों के ऊपर आया है तो पहले मैं बता दूं, ये 2 सिविलियन कर्मचारी थी और दोनों हमारी महिला कर्मचारी थी। वह वरिष्ठ अनुवादक हिंदी के पद पर वो नौकरी करी थी। तो उनको एक प्रमोशन अप जो अनुवाद अधिकारी का ऑफर किया गया कि आपका प्रमोशन हो गया, आप इस पद पे आइए। तो उन्होंने अनविलिंग दे दिया कि व्यक्तिगत कारणों के कारण हम इस पद पे नहीं जाएंगे, मतलब इस पद पे नहीं आ सकते। तो वहां उन्होंने जो लिख के दिया, अनविलिंग किया, उसके बाद भी उनको ACP मिल गई। जब ये कार्यालय की पकड़ में आया तो कार्यालय ने उनकी ACP काट ली। तो वो इस ACP के हक के लिए वो ट्रिब्यूनल में गए और ट्रिब्यूनल में वो उनके पक्ष में वो फैसला नहीं आया। तो वो वहां से सफर करते हुए हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट में गए। वहां भी उनको उनके हक में फैसला आया दोनों कर्मचारियों के, और ACP उनकी बड़ी ACP के लिए बोला गया कि उनको ACP कर्मचारियों को दी जाए, दोनों महिलाओं को। तो यहां से उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेके गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो बहुत सारी बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई भी जो पद पे जो कर्मचारी है, अगर वो अपने प्रमोशन के लिए मना करता है और उस प्रमोशन की जो पद उस पर नहीं बैठता, जो प्रशासनिक जो काम चल रहे हैं उनके अंदर बाधा आती है, क्योंकि वो जो पद था वो खाली रह गया वहां तक, तो प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है, तो आपको ACP का हक नहीं है क्योंकि आपने अनविलिंग करके दिया। यहीं से ये बात उठती है कि मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा कि 6 पे कमीशन में क्या था, 99 में क्या था। तो ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट हम मतलब सैनिकों को किस तरह से प्रभावित करेगा, बात अभी ये आती है। तो भाई बात ऐसी है कि इनको जो ACP दे दिया, इन्होंने अनविलिंग करके दिया प्रमोशन के लिए और ACP दे दिया। ऐसे ही हमारे बहुत सारे सैनिक भाई हैं जो केडर में थे जिन्होंने अनविलिंग कर दिया, क्योंकि जो सेना में जो ACP है वो 8, 16, 24 तीन मिलती हैं। अगर किसी ने ACP के लिए मना कर दिया, लिख के दे दिया MACP के लिए कि मैं केडर नहीं करना चाह रहा, और उसको ACP मिल गई, तो भाई वो अनविलिंग जिस तरह से इनको मिली तो वो ये भी प्रभावित हो सकते हैं। उधर सरकार देखती है कि कोई भी जजमेंट है वो नीचे लेवल तक उसको मतलब लागू कर देती है। अगर ऐसे हमारे जो सैनिक हैं जिनको 2 ACP लेके और वो 17 साल में कोई सिपाही है, वो 17 साल की गलत सर्विस करके आ गया और वो अनविलिंग करता रहा केडर को, तो वो भी हो सकता है कि प्रभावित हो जाए। दूसरा जो ऑन ड्यूटी के जो सैनिक हैं, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट उनसे कि कभी भी आपका केडर में नाम आए या आपका जो मैप रीडिंग में नाम आए तो आप लिख के मत दीजिए कभी भी कि भाई मैं इस केडर को नहीं करना चाह रहा या और नहीं। आप केडर में शामिल हो, आप मैप रीडिंग में शामिल हो, तभी कुछ इसमें मिल सकता है आपको ACP, कि आपने केडर के लिए तो मना नहीं किया, ठीक है भाई केडर में वो तो एक परीक्षा है, कोई पास हो जाए कोई फेल हो जाए, पर मना नहीं करना। तो ये जो इससे और तीसरा पक्ष कौन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भाई ये सुप्रीम जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो सब पे लागू होता है, नीचे के जो न्यायालय है उन पे भी। तो बहुत सारे हमारे जो सैनिक भाइयों के केस चल रहे हैं MACP के, तो वो जो केस चल रहे हैं उन पे भी ये हो सकता है कि प्रभाव डालेगा ये जजमेंट। तो मेरी यही है कि कोई भी भाई अनविलिंग करके ना दे, केडर के लिए विलिंग ही करके दे कि मैं केडर करना चाहता हूं, मैं केडर में शामिल होऊंगा, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप ये सोचते हो, क्योंकि देखो भाई एक तो 17 साल में सिपाही की पेंशन आई और एक अगर MACP मिल जाती है तो वो हौलदार से आएगा, अगर 24 साल में है तो आप लोगों को मालूम है कि वो सूबेदार की से आएगा। तो अनविलिंग नहीं करके देना। दूसरा
दूसरी जानकारी मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। एक NFU का मुद्दा फिर गर्म हो गया। ये लेटर है हमारा 2018 का है। उसके बाद में बहुत सारे लेटर भी निकले हैं जो रक्षा मंत्रालय में भी हमने दिए हैं, बाई डाक भी, वहाँ जो सेक्रेटरी साहब है रक्षा मंत्रालय के, उनको भी हमने दिया है। ये है NFU का नॉन फंक्शनल अपग्रेड। पहले ये देखने का वीडियो, क्योंकि हमारा काम है जागरूकता की, भाई कौन अपने हकों की मांग उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। तो ये NFU किसके लिए है और किसको इसमें बेनिफिट होगा और कितने रुपये तक बेनिफिट होगा? क्या लाखों की पेंशन बढ़ जाएगी? हाँ बिल्कुल, लाखों रुपये की बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर आम आदमी क्यों ना अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिया है। जिसको भी अपनी पे पेंशन में भेदभाव लगता है या कम लगती है, वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ। तो ये NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेड है। ये सरकार ने, मैं सिंपल भाषा में बता दूं, सरकार ने ये जो सिविल के IAS IPS इनके लिए लागू किया कि मान लीजिए कोई IAS 20 भर्ती होते हैं, सर्विस पे जाते हैं 20 IAS, उसमें से 19 डिप्टी कमिश्नर तक पहुंच पाते हैं और बाकी सेक्रेटरी बन जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो NFU का मतलब यह है कि 19 को भी वही वेतन, वही पेंशन मिलेगी जो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी को मिल रही है। और सिंपल में सुन लो, अगर 20 नौजवान नए लड़के NDA की परीक्षा करके ऑफिसर बन जाते हैं, ऑफिसर बन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में वो कैप्टन बन जाते हैं, उनमें से 20 में से 19 तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक रह जाते हैं और एक जो अधिकारी है वो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल तक चला जाता है। तो बाकी जितने बचे 19, उनको वही वेतन मिलेगा जो उनका साथी जो लेफ्टिनेंट जनरल है, वही पेंशन मिलेगी जो लेफ्टिनेंट जनरल को मिल रही है, वही मिलेगी लेफ्टिनेंट कर्नल तक। ये चीज इसके यो केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है इनका। इसी बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को मालूम होगा 2018 में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकर बहुत खुशी हुई कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सेना में सुधार के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अफसरों के अधीन विशेषज्ञ समितियां गठित की गई थी, जो कि नवंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हमें यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि यह समितियां सेना के अफसरों को गुपचुप तरीके से NFU को लागू करने के लिए ऐसे तरीके ईजाद कर रही है कि किसी को कान खबर ना हो कि सेना के अफसर को NFU दे दिया गया। इसके लिए विशेषज्ञ समिति ने सेना के अफसर के रैंकों में सुधार करने का अनोखा तरीका अपनाया है। सेना में पहले अफसर के 10 रैंक होते थे, लेकिन विशेषज्ञ समिति की तरफ से 10 रैंकों को घटाकर 7 रैंक करने की सिफारिश की जा रही है। सेना के अफसर के पुराने 10 रैंक और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश वाले 7 रैंक निम्नलिखित हैं। जो पुराने ओल्ड रैंक क्या होते थे? सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। और जो समिति ने रिपोर्ट बनाई है, जो सिफारिश करी है, वो किसके कौन से रैंक के लिए, मतलब 7 रैंकों के लिए की है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। इसमें से लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर को हटा के तो 7 रैंक। ये आगे सुनने की बात है कि 10 रैंक कम करके 7 रैंक के कारण सेना के अफसर को शातिर तरीके से NFU देना ही है। श्रीमान जी, लेफ्टिनेंट रैंक तो सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही होता है। ट्रेनिंग पास करते ही 1 साल में कैप्टन रैंक मिल जाता है और 6 साल के भीतर मेजर रैंक मिल जाता है। और अगर किसी वजह से आगे रैंक नहीं मिल पाए तो उसको विशेषज्ञ समिति की सिफारिश मुताबिक 3 रैंक टाइम बाउंड प्रमोशन के अधीन मिलेंगे। कि मतलब मेजर को पहला टाइम बाउंड प्रमोशन कर्नल, दूसरा टाइम बाउंड प्रमोशन मेजर जनरल और तीसरा टाइम बाउंड प्रमोशन लेफ्टिनेंट जनरल। रैंक मिलना हर हालत में तय है। इसका सीधा सा मतलब है यह निकलता जो भी अफसर रैंक में भर्ती हो गया तो वह हर हालत में लेफ्टिनेंट जनरल की पेंशन आएगा और मतलब IAS अफसर से भी बड़ा NFU मिलेगा। अफसर प्रधान यूनियनों की पिछले काफी समय से सेना के अफसर के लिए NFU लागू करने की मांग चल रही है, जिसके लिए समय समय पर अफसर प्रधान यूनियनें प्रदर्शन करके केंद्र सरकार पर दबाव बना रही थी। हमें लगता है कि केंद्र सरकार अफसर प्रधान यूनियनों के दबाव में चोरी छिपे
तरीके से एनईपी को लागू करने की तैयारी में है। इस तरीके से घुमा फिराकर एनईपी लागू करने का तरीका भी सेना के ऑफिसर द्वारा ही केंद्र को समझाया गया होगा। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना में चल रहा रैंक स्ट्रक्चर और आर्मी रूल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और अभी तक इनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। अंग्रेजों के बनाए जवानों के रैंक निम्नलिखित अनुसार है: सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। हम केंद्र सरकार तथा डिफेंस मिनिस्ट्री के आभारी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए रैंक स्ट्रक्चर को बदलने की हिम्मत दिखाई। हमें पूरी उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के स्तर के ऑफिसर के अधीन बनी समिति जवानों के रैंक स्ट्रक्चर को भी बदलने की सिफारिश करेंगे, जिसमें नायक तथा नायब सूबेदार के रैंक को खत्म करके लेफ्टिनेंट रैंक तथा कैप्टन रैंक को जवानों के रैंक में शामिल करेंगे। इस तरह जवानों के लिए नए रैंक निम्नलिखित अनुसार होंगे। ये जो मैं बता रहा हूं, ये 2018 में हमने इसका खुलकर विरोध किया था, तो ये दब गई थी, ये चीजें ये वापिस से दब गई थी, तो अभी ये फिर आ रही हैं। और इसके अंदर जो मैंने बताया, हमने इसका विरोध क्यों किया था कि अगर एनएफयू सेना के अधिकारियों को भी दिया जा रहा है तो फिर जवानों को भी एनएफयू मिले, तो उसके लिए हमने अपनी तरफ से जो प्रपोजल दिया था, जब मेरी माननीय निर्मला सीतारमण से भी बात हुई थी, उनके साथ में मीटिंग हुई थी, और उससे पहले हमारे जो गोवा के पूर्व जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे गोवा वाले, जो अभी नहीं है, मैं उनका नाम भूल गया, उनके साथ में भी हमारे जो जेडब्ल्यू है, नलिन तलवार जी, हरपाल जी, मेजर एसपी गोसल साहब, उनकी भी मीटिंग हुई थी और हमने इसका कड़ा से विरोध किया था। और हमने उनको सिफारिश ये दी थी, अगर उनको एनएफयू दे रहे हो या कोई भी रैंक स्ट्रक्चर आप चेंज कर रहे हो ऑफिसर का, तो जवानों का भी करो, और वो इस तरह से करो कि सिपाही, हवलदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, यही कि अब हमारे भी 6 ही रैंक करो। हम यहाँ पे केंद्र सरकार तथा डिफेंस मिनिस्टर को आग्रह भी करना चाहते हैं कि देश आजाद होने से लेकर अभी तक केंद्र सरकार तथा डिफेंस मिनिस्टर द्वारा सेना की पेंशन में सुधार करने के लिए बनाई गई कमेटियों तथा कमीशनों ने सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर के फायदे के लिए सिफारिश की और आज तक जवानों के वेलफेयर की कोई सिफारिश नहीं की। इसीलिए आज तक ऑफिसर को लगातार फायदे मिलते रहे हैं और जवानों की दशा बद से बदतर हो गई है। जवानों के साथ हो रही बेइंसाफी का मुख्य कारण केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती कमेटियां तथा समितियों में सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर को शामिल करना है। श्रीमान जी, सेना में सुधार के लिए गठित कमेटियों में शामिल ऑफिसर जवानों को नजरअंदाज करके ऑफिसर को ही लाभ देने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजते हैं और केंद्र सरकार उन्हीं सिफारिशों को मानकर लागू करती है। इसलिए जो एनएफयू जवान को भी मिलनी चाहिए। एनएफयू अगर जवान को मिलती है, मान लो 20 जवान सिपाही से भर्ती हो गई और उसमें से 19 जवान टीएस नायकी तक रह गई और उसमें से एक जवान सूबेदार मेजर बन गया या ऑनरेडी कैप्टन लेफ्टिनेंट बन गया, तो जो नीचे रह गए 19 जवान जो पीछे छूट गए, उन सबको उस कैप्टन की या सूबेदार मेजर की जो उनका साथी उनसे आगे पूछ के और उस प्रमोशन तक पूछा है, तो उनको सबको वही वेतन और वही पेंशन मिलना चाहिए। जब ऊपर लेवल में मिल रहा है तो नीचे लेवल में क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये अभी ये जिन फिर बाहर निकला है, तो अभी फिर हम इसके लिए वापिस फिर लेटर भेज रहे हैं कि अगर एनएफयू हमारे सेना के अधिकारी को मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल इसका विरोध नहीं करते हैं, मिलनी चाहिए, उनका हक है, पर उससे उनका हक है तो भाई जवानों का भी हक है, जवानों को भी मिलना चाहिए, उनको भी आर्थिक फायदा होना चाहिए। अगर उनके आर्थिक फायदा होगा तो उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में जा सकते हैं, दूसरे देशों के अंदर बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो सबको मालूम है कि पैसे के बगैर तो बीन भी नहीं बचती है ना, पैसे के बगैर तो बीन भी नहीं बचती। स्कूलों के भी आप लोगों ने देखा, आपके शहर में होंगे, एक प्राइवेट स्कूल है, दूसरा प्राइवेट स्कूल है, तीसरा प्राइवेट स्कूल है, हर प्राइवेट स्कूल की अलग अलग फीस है। हर आप खुद समझदार हो कि भाई हर आदमी को यहाँ अधिकार है कि वो अपनी बात सरकार तक पहुँचाए और अपने लिए करे। मैं ऐसी जानकारियां आप लोगों को देता हूं जो आप लोग समझदार बने। आप अपना पेपर पेन लेके कागज पे लिखें और उसको माननीय रक्षा मंत्रालय में भेजें और आवाज उठाना सीखें, क्योंकि संविधान ने आपको अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति को दिया है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा जवान हो, चाहे चपड़ा सी हो, सबको बराबर का अधिकार दिया
और उसी के दायरे में रह के संविधान के दायरे में रह के हमने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे वीडियो अगर ये भाई जो यूट्यूब के हैं, जो टाई बेल्ट लगा के आ जाते हैं, कोट पैंट पहन के आ जाते हैं, किसान का बच्चा और किसान कभी कोट पहन के हल नहीं चलाता, और बॉर्डर पे कोई भी सैनिक कोट पैंट के ये टाई लगा के बॉर्डर के ऊपर दुश्मन की गोली को नहीं रोक सकता। वो तो हमारे जैसे जो सिंपल होते हैं, जो संविधान ने जो वर्दी दी है, जो उसी को पहन के उन गोलियों को रोकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना।